8 जुलाई 2025 में फीफा ने दुनिया को अनाउंस किया कि वो यूएस में अपना दूसरा ऑफिस खोलने पर बहुत खुश है। पहला ऑफिस 2024 अगस्त में मायामी में खोला गया था और अब दूसरा खोला गया है न्यूयॉर्क, जगह ट्रम्प टावर। और अजीब बात यह है कि वो बिल्डिंग पहले फीफा के बदनाम फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चंक ब्लेजर का घर हुआ करती थी, क्योंकि एक समय उसे अमेरिकन एजेंसीज ने पकड़कर विसल ब्लोअर घोषित कर दिया और पकड़े जाने पर उसकी गवाही ने फीफा के डाउनफॉल पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आदमी हर महीने $18,000 वाले लग्जरियस पेंट हाउस में रह रहा था और अपनी बिल्लियों के लिए भी $6,000 का अपार्टमेंट रेंट किया था। लेकिन वो एक अलग कहानी है। आजकल के समय में फीफा और अमेरिकन ऑफिशियल काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए हैं और ये बात इसीलिए शॉकिंग है क्योंकि सिर्फ 10 साल पहले अमेरिका फीफा को बर्बाद करने निकला था। लेकिन आज के समय में फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। मई 2025 में फीफा के प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो ने उनकी एक ज़रूरी मीटिंग तक को डिले कर दिया क्योंकि उस समय वो ट्रंप के साथ मिडिल ईस्ट में नेटवर्किंग कर रहे थे और वो मीटिंग में 3 घंटे से भी ज़्यादा लेट पहुँचे। आखिरकार पहली बार होने जा रहा सबसे बड़ा विश्व कप दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका जैसे देश में होने वाला है, तो ऑब्वियसली दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के हेड क्लोजली काम करेंगे। और ट्रम्प का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कोई नई बात नहीं है, वो काफ़ी टाइम से यूएफसी के सपोर्टर रहे हैं और 2025 में वो सुपर बोल अटेंड करने वाले पहले सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट बने। क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में भी गए, तो क्या फुटबॉल और पॉलिटिक्स का कनेक्शन वाकई इतना गहरा है? फीफा और अमेरिका का रिश्ता काफ़ी पुराना और कंफ्यूजिंग रहा है। यूएस सॉकर ऑर्गेनाइजेशन 1913 में बना और 1914 में फीफा से जुड़ गया और सरप्राइजिंगली 1930 के पहले विश्व कप में अमेरिका 3rd प्लेस तक पहुंच गया था। 20वीं सेंचुरी के दौरान अमेरिका में फुटबॉल बस थोड़ा बहुत ही ग्रो हो पाया, जबकि यूरोप और साउथ अमेरिका में फुटबॉल स्पोर्ट्स से बढ़कर एक कल्चर बन गया और बस पॉपुलर होता चला गया और दुनिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स बन गया। 1994 विश्व कप को होस्ट करने का मौका जब अमेरिका को दिया गया तो कई लोगों को लगा कि सब कुछ बदलने वाला है और असलियत में बहुत कुछ बदला। टूर्नामेंट में अटेंडेंस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लगभग 36 लाख लोग स्टेडियम्स में आए। हर मैच में एवरेज अटेंडेंस लगभग 69,000 थी। उसके बाद MLS शुरू हुई और फुटबॉल धीमी गति से यूएस में पॉपुलर होता चला गया। लेकिन अमेरिका में NBA, MLB और NFL सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स माने जाते हैं और अमेरिका के बेस्ट एथलीट्स वही स्पोर्ट्स चूज़ करते हैं जहां पैसा और पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। फीफा हमेशा से चाहता था कि अमेरिका में फ़ुटबॉल और भी ज़्यादा पॉपुलर हो और फिर आया 2010 का विश्व कप बिडिंग कंट्रोवर्सी। अमेरिका ने 2018 और 2022 विश्व कप को होस्ट करने के लिए बिड किया था, लेकिन 2018 रशिया को मिला और 2022 कतार को। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका की 2022 विश्व कप होस्ट करने की बिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जा रही थी और उसके बाद करप्शन और फिक्सिंग की बातें हर जगह होने शुरू हो गई और 2015 तक अमेरिकन एजेंसीज ने फीफा ऑफिशियल्स की अरेस्ट शुरू कर दी और ये फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल बन गया। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक 20 सालों में $200 मिलियन से ज़्यादा की घूस दी गई। बोनिटा मर्सिडीज नाम के एक विसल ब्लोअर ने बताया कैसे कैश, गिफ्ट्स और फेवर्स के थ्रू वोट्स इन्फ्लुएंस किए जाते थे। फॉर्मर फीफा प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर, माइकल प्लेटनी और निकोलस सार्कोजी तक के नाम इस कंट्रोवर्सी में आए। इल्ज़ाम ये भी लगे कि कतार के फेवर में वोट लाने के लिए बड़े मनी रिलेटेड डील्स और
बेनिफिट्स दिए गए। अमेरिका को लगा कि फीफा ने उन्हें धोखा दिया है और उसके बाद अमेरिकन अथॉरिटीज़ फीफा के पीछे पूरी ताकत से पड़ गए। चक बेजर जैसे इंसाइडर्स विसल ब्लोअर बन गए और अंदर की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर आई और 2018 के बाद फीफा ने वोटिंग सिस्टम ही बदल दिया। पहले सिर्फ 24 लोग ही डिसाइड करते थे कि विश्व कप कहाँ पर होगा, लेकिन अब 200 से ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ वोट करती है और वोट्स पब्लिक होते हैं। 2016 में जियानी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट बने और रिफॉर्म्स का वादा किया। 2026 विश्व कप की होस्टिंग अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की जॉइंट बिड ने ह्यूज मार्जिन से जीत लिया और इसी दौरान ट्रम्प भी यूएस के प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन बिड को ओपनली सपोर्ट किया। इन्फेंटिनो व्हाइट हाउस भी गए और पब्लिक में ट्रम्प की तारीफ भी करते रहे, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि फीफा के प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो फुटबॉल से ज़्यादा पॉलिटिक्स और ट्रम्प को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। यूएस के इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी लोग डरे हुए हैं, लेकिन इन सब चीज़ को ध्यान में रख करके यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा, हम चाहते हैं कि लोग आएँ, एंजॉय करें और मैचेस देखें, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ेगा। ऐसी स्टेटमेंट्स लोगों को और भी डरा रही है, क्योंकि किसी भी विश्व कप से पहले ऐसी एश्योरेंसेस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ट्रम्प और फीफा दोनों पावर, ग्लैमर और बड़े डील्स को प्रायोरिटी देते हैं। रशिया, कतार और अब सऊदी अरेबिया को विश्व कप मिलना इसी नैरेटिव को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। 2034 विश्व कप को होस्ट करने की राइट सऊदी अरेबिया को लगभग बिना कंपटीशन के मिल गई। लेकिन बात करें इस विश्व कप की, तो ये विश्व कप अभी तक का सबसे बड़ा विश्व कप होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। 16 सिटीज़ में खेले जाएंगे, जिसके वजह से दबाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कई लोगों को लगता है कि ये विश्व कप ट्रम्प और इन्फेंटिनो का विश्व कप है। क्रिटिक्स के मुताबिक ऑर्डिनरी फैंस को महंगी टिकट्स, पॉलिसीज़ और ओवर कमर्शियलाइजेशन की वजह से साइडलाइन किया जा रहा है और प्लेयर्स पर भी ज़्यादा मैचेस का प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन इसकी दूसरी साइड भी है। बिगर फुटबॉल इकोसिस्टम का मतलब बेटर ब्रॉडकास्टिंग, बेटर फैसिलिटीज़ और ज़्यादा ग्लोबल रीच। अगर अमेरिका में फ़ुटबॉल और भी ज़्यादा ग्रो होता है तो ओवरऑल फ़ायदा ही होगा। आने वाले कुछ साल फुटबॉल की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। 2026 विश्व कप की लेगेसी अच्छी होगी या बुरी, ये फ़िलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, आने वाला वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।